हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी 7th क्लास है और इसमें हम आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास के वो डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय होम। कि प्रोपाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज को सजेस्ट करना या आइडिया देना कि कंसीडर करने के लिए। तो वो चीज आपकी होती है प्रोपाउंड, यानी कि प्रस्तुत करना किसी चीज को। ठीक है। एपरसेप्शन टेस्ट बाय होम मतलब चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट किसने प्रोपाउंड किया है। आपके ऑप्शंस है बेलाक, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या एल्पर्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट क्या है। जो वर्ड है एपरसेप्शन, इसका मतलब होता है कि जैसे मान ले कि कोई चीज या कुछ आइडिया जिसका आपका जो मेंटल, ये आपका एक मेंटल प्रोसेस होता है जिससे ना आप किसी आइडिया या किसी चीज की सेंस बनाते हैं। मतलब आपने कुछ देखा, ऐसे कुछ देखा आपने, तो आप उसका ना कुछ सेंस बनाएंगे। और ये सेंस आप किस चीज पे बनाते हैं कि आपके दिमाग में जो ऑलरेडी कहीं आइडियाज एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि ये चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होगी। तो ये आपका एपरसेप्शन होता है किसी चीज के रिगार्डिंग, कि आप किसी चीज के बारे में कुछ सेंस या आइडिया बना रहे हैं। तो तो फिर जो आपका ये चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट है ये किसने प्रोपाउंड किया है। चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट यानी कि CAT। तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो ये है कि इससे पहले था आपका थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। मतलब चाइल्ड एपरसेप्शन से पहले जो आपका टेस्ट है ना वो है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, या जिसे आप टैट भी बोल देते हैं, TAT। तो ये क्या मतलब क्या एनालाइज करता है बेसिकली। तो ये ना एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस होती है आपकी, और ये आपके अनकॉन्शियस सेल्फ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए होता है। मतलब ऐसी चीजें जो आपके माइंड में एग्जिस्ट तो करती हैं, पर आप ना उसके बारे में ऐसे करंटली वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब जिसमें हमें, जैसे हम कई बार कुछ बिहेव करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि हाँ ये हमने किस चीज पे मतलब किस बेसिस पे बिहेव कर दिया। पर वो जो हमारा बिहेवियर होता है ना वो हमारा अनकॉन्शियस सेल्फ डायरेक्ट करता है, जो बेस्ड होता है कि जो चीजें हमने लाइफ में एक्सपीरियंस की होती है कई बार, या हमारे बिलीव्स कैसे हैं। इन सब चीजों के बेसिस पे जो हमारा अनकॉन्शियस सेल्फ मिलकर बनता है। तो ये इस चीज को मेजर करता था आपका थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो ये आपका किसने डिजाइन किया था, तो ये आपका ना 1935 में मॉर्गन और हेनरी मोरे ने डिजाइन किया था इस टेस्ट को। मॉर्गन एंड हेनरी मोरे। आपका ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट किसने डिजाइन किया है। तो वो आपका मॉर्गन एंड हेनरी मोरे का डिजाइन है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये ना मोरे की थ्योरी ऑफ नीड्स के बेसिस पे है। थ्योरी ऑफ नीड्स कहती है कि आदमी ना जरूरतों के हिसाब से काम करता है। मतलब जो हमारा मोटिवेशन फैक्टर होता है ना वो हमारी जरूरतें होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो इन्होंने कहा, इसके बेसिस पे इन्होंने एक टेस्ट डिजाइन किया कि हम इसके बेसिस पे इंसान की ऐसे पर्सनालिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी क्या है और उसकी जरूरतें कैसी है इसके बेसिस पे। तो ये टेस्ट आपका क्या है, इसमें क्या है कि आपके ना 30 पिक्चर्स हैं। 30 पिक्चर्स होगी आपकी और एक ब्लैंक स्लेट होगी। तो मतलब आपको किसी भी इंसान के बारे में अगर कुछ आइडिया लेना हो तो आप ना उसे ऐसे ये पिक्चर्स दिखाएंगे। ठीक है। ये पिक्चर्स दिखा के ना आप उसे ये मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसके बाद उन्हें फर्दर कहेंगे कि आप ये बताएं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ये फोटो देख के आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए, मतलब आपने क्या सोचा या क्या विचार किया या क्या स्टोरी है जो आपकी बन रही है उस फोटो को देख के। तो फिर उन्हें ना ऐसे इनकरेज किया जाता है कि वो उस चीज के रिगार्डिंग ना ये बताएं कि वो जो पिक्चर है उसमें जो सिचुएशन दी हुई है तो वो सिचुएशन कैसे आई। मतलब क्या उसके पीछे क्या इंसिडेंट हुए होंगे, मतलब क्या घटनाएं घटी होंगी जिसके बेसिस पे आज वो उस सिचुएशन में है। और वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब उस जो स्टोरी है उसका हीरो कौन है, या उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है उस बंदे की। ठीक है। या उसकी मतलब
उसके बारे में, उसके थीम्स कैसे होंगे, कि वो किस थीम पे स्टोरी है, कि वो सैड है, हैप्पी है, या क्या है। तो मतलब आप जब इस एक कार्ड को देख के या एक पिक्चर को देख के जो स्टोरी बनाते हैं ना, तो इस टेस्ट का ये मानना है कि जो ये आपकी ना, वो आपकी साइकोलॉजी को या जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, ये वो स्टोरी आपकी उन सब चीजों पे बेस्ड होगी। तो इन सभी स्टोरीज के थ्रू आपकी पर्सनालिटी का एक आइडिया लगाया जा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो और एक इसमें होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम आपका वो होता है जब आपको पहली बार वो कार्ड प्रेजेंट किया गया और उसके बाद जब आपने जब रिस्पॉन्स दिया, तो इनके बीच का जो टाइम है ना, मतलब जितना आपने सोचने में या समझने में टाइम लगाया, वो आपका रिएक्शन टाइम है, कि वो कितना रिएक्शन टाइम है। तो ये आपका थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट था। मेनली ये ना अडोलसेंस या अडल्ट्स में होता था, मतलब ऐसे मेच्योर लोगों के बारे में जानने के लिए। पर इसका जैसे चाइल्ड में भी यूज किया गया कि बच्चों की मेंटेलिटी समझने के लिए भी इसका यूज हुआ। पर फिर जैसे ये टेस्ट इतना ऐसे, इसका जो फर्दर जो चाइल्ड स्पेसिफिक टेस्ट जो डिजाइन किया गया ना, मतलब ये आपकी 30 पिक्चर्स हर एक एज के लिए यूज की गई, मतलब बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए था ये सब कुछ। पर फिर इसको मतलब स्पेसिफिकली बच्चों के बारे में ज्यादा जानने के लिए ना, फिर इसी टेस्ट का, जैसे जो थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है, इसी का मतलब जैसे मान लें एक ब्रांच मान लें आप, कि मतलब इसी का जो नेक्स्ट हिस्सा होता है ना, फिर वो आ जाता है आपका चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, मतलब जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है आपका जो आपका क्वेश्चन है कि चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट किसने दिया। ठीक है। तो जो आपका ये चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट है ना, तो ये मेनली 3 साल से लेके 10 साल के बच्चों को समझने के लिए बनाया गया, कि मतलब वो बच्चे कैसा, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनका एटीट्यूड कैसा है, इस बात को जानने के लिए, या उनकी साइकोलॉजी कैसी है, ये सब चीजों को असेस करने के लिए, मतलब उनको समझने के लिए ये बनाया गया है चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट। इसमें क्या है कि आपकी ना ऐसे 10 पिक्चर्स यूज की गई। ये आप डिफरेंसेस याद रखिएगा कि जो आपका टेट है ना, उसमें 30 पिक्चर्स हैं और इसमें 10 पिक्चर्स यूज की गई आपकी। और जो ये स्टार्टिंग में जो ये पिक्चर्स थी ना, वो मेनली एनिमल्स की थी, मतलब जानवरों की फोटोज थी। और ये बच्चों को दिखाई जाती थी कि बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, मतलब उसके उस पिक्चर को देख के उस बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है। इससे क्या हुआ कि जैसे बच्चे को ऐसे स्टोरी टेलिंग के लिए इंक्रीज किया गया, कि आप इस फोटो को देख के कहानी सुनाओ, जो आपके मन में कहानी आ रही है। ठीक है। या ये बच्चे की जैसे मान ले किसी फोटो को देख के वो अपनी फैंटेसी जो थी ना उसकी, वो उसे जैसे वर्ड्स के वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसमें जैसे मान लें कि एक फोटो इसमें से ऐसी थी जिसमें ना ऐसे एक शेर और एक बंदर, ऐसे एक शेर और एक बंदर दिखाए गए हैं और यहाँ पे एक पेड़ था। तो जैसे कोई बच्चा इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा, मतलब इसको ऐसे कहेगा कि शेर बंदर को खाने की कोशिश कर रहा है, बंदर यहाँ पे हीरो है। तो मतलब ये एक फीलिंग उसने ये रिप्रेजेंट कर दी। हो सकता है दूसरा बच्चा इसको ऐसे देखे कि शेर और बंदर ना आपस में खेल रहे हैं, मतलब वो फनी वे में इस चीज को लें। तो ये ऐसे दो अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी या दो अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी है जो बच्चों की है, जो कि टेस्ट की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि एनिमल्स को क्यों यूज किया गया। एनिमल्स को इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये माना गया कि जो छोटे बच्चे हैं ना, जैसे मान ले 10 साल तक बच्चा छोटा ही होता है, तो जो छोटे बच्चे हैं ना वो मतलब एज कंपेयर टू ह्यूमंस आदमियों से ज्यादा जानवरों से रिलेट कर पाते हैं। और जो ये जानवर दिखाए गए ना, ये सारे आपके ह्यूमन सेटिंग में दिखाए गए। ह्यूमन सेटिंग से मतलब है कि जानवरों को ऐसे ही दिखाया गया जैसे कि वो घर में सोफे पे बैठे हैं, या जैसे कोई ऐसे कंगारू या चिंपैंजी अपने बेबी के साथ बेड पे सो रहा है, मतलब जो जैसे आदमी जो काम करते हैं ना, बस उन आदमियों की जगह वहां पे जानवरों का यूज कर लिया गया, ताकि बच्चे को ऐसे ज्यादा अच्छे से समझा सकें। उसके बाद ऐसा नहीं है, इसमें ह्यूमन फोटोज का भी यूज किया गया है। और जो ह्यूमन पिक्चर्स है ना, उसको जैसे ऐसे कहा गया, इसको CAT एनिमल्स कहा गया।
और इसको C80 ह्यूमंस कहा गया, मतलब जिसमें आपका सिचुएशन वही सेम रहेगी कि ऐसे शेर और बंदर की जगह ऐसे बड़ा आदमी और छोटा बच्चा दिखा देंगे, पर मतलब उसमें यहाँ पे सारे जानवरों की जगह आपको इंसान बदल दिए गए हैं, मतलब आपके इंसान छोड़ रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। और जो ये ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन वाला टेस्ट है ना, ये आपका 7 से लेकर 10 साल के बच्चों तक का है, मतलब एज ग्रुप वही कवर कर रहे हैं ये 10 साल के बच्चों तक, मतलब एज इन्होंने इंक्रीज नहीं की है। पर जो ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है वो 7 से 10 कर दी गई, क्योंकि तब तक बच्चा ऐसे इंसानों को भी समझना शुरू कर देता है, तो इसीलिए। तो ये आपके बच्चे की मतलब साइकोलॉजी या उसकी जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए, क्योंकि जो भी आप किसी चीज को देख के स्टोरी सुनाएंगे ना, तो ऐसा माना जाता है कि आप ना वहाँ खुद को रिलेट करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को, या अपने बिलीव्स को, कि आप क्या चीज फील करते हैं या क्या चीज आप सोचते हैं, या आपके ऐसे जो कहते हैं ना कि एक प्रिंसिपल्स, या आपके जो ऐसे अंदरूनी चीजें कि हाँ मैं इस चीज पे भरोसा करता हूँ, तो हम वैसे ही स्टोरी बनाते हैं, उससे हमारे बारे में ऐसे आइडिया लगाना आसान हो जाता है। और ये सब हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपका चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट था ना, तो ये आपका प्रपोज किया था बेलाक ने। पूरा नाम है इनका लियोपोल्ड बेलाक, वैसे आपका ये बेलाक बेलाक ने करा है, एंड एस सोरेल बेलाक। और ये इन्होंने स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ये डिजाइन किया गया, तो ताकि तभी इसको चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट कहा गया है। और ये फर्दर पार्ट ही है बस आपके थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट का, तो एक हिसाब से रिलेटेड है, जो इस चीज को समझ जाएगा वो इसको भी समझ लेगा कि ये स्टोरी टेलिंग है, और ये बच्चे की मतलब फैंटेसीज या उसकी स्टोरी टेलिंग को इंक्रीज करने के लिए ही बनाया गया है। तो जो आपका ये चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट है, ये आपका बेलाक ने दिया है, ठीक है। तो फिर आपका यही था। आप मतलब मेनली इसमें दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट किसने दिया है और चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट किसने दिया है। इसमें कितनी फोटोज का यूज है, इसमें 30 पिक्चर्स का है और इसमें 10 पिक्चर्स का है, या इसमें एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों यूज किए गए हैं, और ये 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए है। ये इंफॉर्मेशन आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, और कंपैरिजन में भी आपको ऐसे थोड़ा काम आएगा। होप समझ आ गया है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु propounded अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, कि आपकी जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है वो किसने दी है। फर्स्ट है आपका मैक्लेलैंड, सेकंड है मास्लो, थर्ड कर्ट लेविन, या हैसबर्ग ने। ये आपके 4 थिंकर्स हैं, इनमें से मोटिवेशन थ्योरी किस अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है। सबसे पहले तो आई थिंक हमें यही पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है, या मोटिवेशन थ्योरी क्या है। मोटिवेशन यानी कि किसी काम के लिए हमारा, हमें किसी चीज के लिए ऐसे इच्छा होना कि हम उस चीज को करें, परफॉर्म करें। तो एक मोटिवेशन यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमारी जो इच्छा या हमें जो शक्ति होगी ना, तो वो हमारा मोटिवेशन होगा। और ये एक टाइप का इंटरनल फोर्स होता है, मतलब जो इंसान के ऐसे अंदर से आता है कि हाँ भाई मुझे कुछ चीज करना है। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, मतलब हम उस चीज के लिए मोटिवेटेड हुए, तो हम ना गोल डायरेक्टेड एक्शन करेंगे, मतलब हम ऐसे काम करेंगे जो हमें उस चीज को पाने में, जैसे कुछ चीज पानी है या जैसे कुछ काम करना है तो उसको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करे। तो ये मोटिवेशन होती है। और मोटिवेशन थ्योरी इसी चीज को डिफाइन करती है कि जब इंसान किसी चीज के लिए मोटिवेट होगा ना, तो फिर वो काम करेगा। तो देखें, ये एक टाइप का ना साइकिल होता है आपका, मतलब जो मोटिवेशन का होता है। इसमें क्या होगा कि जो इन्होंने कहा कि एक नीड होगी, जैसे मान लें आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको जैसे मान लें कि कुछ चाहिए, जैसे फोन चाहिए, या कोई टेस्ट में आपको ऐसे अच्छे नंबर लेने हैं तो कुछ चाहिए। तो ये आपकी जरूरत है ना, या आप में एक ड्राइव या स्टिम्युलेशन, स्टिमुलेशन का कंसेप्ट हमने मतलब ऐसी कोई चीज जो हमें ऐसे कुछ काम करने की इच्छा जगा दे, या कुछ रिस्पॉन्स हम में से ले आए। या ड्राइव यानी कि जो हमको उस काम को करने के लिए उत्साह दे, ठीक है। ये हमें एक डिजायर
या एक अरोजल, यानी कि एक इच्छा प्रकट करेगी उस काम को करने के लिए, वो जरूरत, ठीक है। तो इसके बाद जब ये इच्छा हो जाएगी ना, तो हम गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे कि हमारा जो गोल है ना, जैसे मान लें कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका फिलहाल गोल है एचटेट का, और एचटेट आपको क्या करा, ये आपकी नीड है, क्योंकि फर्दर आपको जॉब चाहिए, तो फिर इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप गोल ओरिएंटेड एक्शंस कर रहे हैं। जैसे कि आप ये क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी आपका गोल ओरिएंटेड एक्शंस है। तो गोल ओरिएंटेड एक्शन से आप वो चीज को अचीव कर लेंगे, मतलब आप उस चीज को पा लेते हैं, अचीवमेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। फिर जब आप ये चीज अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर ये जो नीड होती है ना, और जो आपकी इच्छा होती है, ये आपका मोटिवेशन लेवल डिक्रीज कर देती है आपको चीज मिल जाने के बाद। फिर अगर आपको कोई नई चीज चाहिए होगी ना, जैसे मान लें कि आपका फर्दर जब कोई एग्जाम होगा, टीचिंग एग्जाम होगा आपकी पीजीटी या टीजीटी की पोस्ट के लिए, तो फिर वो आपकी नीड बनेगा, फिर आप ड्राइव करेंगे, फिर आप में ऐसे गोल ओरिएंटेड एक्शंस होंगे, फिर आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मतलब ये एक टाइप का साइकिल होता है जो आपका चलता रहता है, आपको काम करने के लिए इंस्पायर करता है। तो यही आपका मोटिवेशन होता है, कि मोटिवेशन थ्योरी होता है कि आदमी अपनी को पूरा करने के लिए ऐसे काम करता है। तो इसमें ना, जैसे आपकी मोटिवेशन जो थ्योरीज होती है ना, उसमें कहा गया है कि मोटिवेशन के दो काइंड हैं, मतलब इंसान को दो चीजें मोटिवेट करती हैं। एक जो आपकी बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होंगे, why? एक मिनट, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स जो होंगे आपके, मतलब जो आपकी बॉडीली नीड्स होगी। बॉडीली नीड्स में आ गया जैसे कि आपका खाना, आपको पीने की सुविधा चाहिए, या आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो ये चीजें आपको मोटिवेट करेंगी कि आप कुछ काम करें। नेक्स्ट आ जाती है आपकी साइको सोशल नीड्स। साइको सोशल नीड्स आपकी डिपेंड करती है, ये एक टाइप की ना लर्नड और एक्वायर्ड एबिलिटीज होती हैं। लर्नड और एक्वायर्ड एबिलिटीज से मतलब है कि ये आप किस जगह पे रहते हैं ना, उस हिसाब से डिपेंड करता है, आपका सोसाइटी कैसी है, आपका कल्चर कैसा है। तो ये आपकी साइको सोशल नीड्स उस बात पर डिपेंड करेंगी। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि हम हरियाणा में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे ना जैसे गवर्नमेंट जॉब्स का ना एक अलग ही लेवल का क्रेज है। तो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है, ये आपकी साइको सोशल नीड है, क्योंकि आपकी सोसाइटी उस चीज की वैल्यू करती है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो आपका ऐसे अलग से ही रोब, या ऐसे मान लें कि आपकी अलग से ही रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। तो ये आपकी इस बात, ये आपने सीखा है इस सोसाइटी में रह के, लर्नड बिहेवियर है। ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चे जब पैदा हुए तभी पता था कि भाई मेरे पास अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही मेरा ऐसा स्टेटस होगा। वो तो आपने सीखा ना, विद टाइम आपने सोसाइटी में चीजें देखी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी साइको सोशल नीड्स होती हैं। तो देखें, इसमें जो नीड थ्योरी दी हुई है ना, कि जो मोटिवेशन के लिए ये जो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है ना, वो आपकी जरूरतों पे डिपेंड करती है, नीड थ्योरीज। तो इसमें जिन्होंने आपकी नीड थ्योरीज दी हैं, उसमें फर्स्ट है आपके मैस्लो, जिनकी है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मतलब इन्होंने ना ऐसे एक पिरामिड सा बना के ऐसे नीड्स को डिवाइड कर दिया है, ऐसे कि फर्स्ट ये लेवल आपकी फिजियोलॉजिकल, मतलब आपकी बायोलॉजिकल नीड्स जो होगी, आपकी सोशल सेल्फ एस्टीम, ये सब नीड्स होंगी, ठीक है। तो मतलब इन्होंने ऐसे इसके लेवल क्रिएट कर दिए हैं। सेकंड है आपकी एल्डर फर की ईआरजी नीड थ्योरी। थर्ड है आपकी हर्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। और जो फोर्थ है, जो आपके क्वेश्चन में है, थ्योरी ऑफ नीड, या जो अचीवमेंट नीड थ्योरी है, वो आपकी दी है मैक्लेलैंड ने। ये आपकी थ्योरी ऑफ नीड्स है। देखिए आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि मेस्लो की आपकी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, एल्फ्रर की आपकी ईआरडी नीड थ्योरी है, हेस्बर्ग की आपकी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। एटलीस्ट आप इससे नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे जब ये आएंगी तब। तो ये जो आपकी है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ये आपकी जो प्रपाउंड करने मतलब इनकी वैसे है ये थ्योरी ऑफ नीड, जिसका आगे ये पार्ट आ जाता है अचीवमेंट नीड थ्योरी जो आपकी आएगी, ये है आपके डेविड मैक्लेलैंड, ठीक है।
इन्होंने क्या कहा है कि मतलब इनका बेस क्या है इस थ्योरी को देने का। ये कहते हैं कि जो एक आदमी होता है ना, यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है, वो ना ऐसे स्पेसिफिक नीड्स एक्वायर कर लेता है। स्पेसिफिक नीड एक्वायर करता है मतलब वो सीख जाता है टाइम के साथ, ओवर टाइम एंड शेप। और जो ये टाइम के साथ सीखता कैसे है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से। मतलब एक आदमी की क्या क्या जरूरतें हैं ना, उसे टाइम के साथ पता लगेगा। और वो कैसे पता लगेगा, जब वो चीजें एक्सपीरियंस करेगा। अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस होगा ना, उसके बेसिस पे उसे ये पता लग जाएगा कि उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, मतलब उसे कैसी चीज की जरूरत है। तो इसमें इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है कि जो आपकी ये क्लास, जो इसने आगे जाके इसको नीड को जो बांटा है ना, उसने कहा है कि कुछ लोगों में अचीवमेंट नीड्स होती हैं। ठीक है। अचीवमेंट का मतलब होता है किसी चीज को पा लेना या किसी गोल को हासिल करना आपका। ठीक है। या कुछ लोगों में एफिलिएशन नीड्स होती हैं। और थर्ड है, कुछ लोगों में पावर नीड्स होती हैं। तो फर्स्ट आपकी नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी ही देख लेते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि ये इस टाइप के लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ऐसे अलग अलग टॉप पोजीशंस पे जाना चाहते हैं। जैसे मान ले अलग अलग स्टेटस पे जाना चाहते हैं। मतलब ये लोग जिंदगी में मेनली कह सकते हैं आप कामयाब होना चाहते हैं। ठीक है। तो ये इनकी अचीवमेंट पे काम करते हैं ये लोग कि हाँ, हम किसी काम को लेंगे तो उसे पूरा करेंगे। ऐसे होता है ना कि ट्रॉफीज कलेक्ट करनी है इनको, ऐसे लेवल्स बढ़ाते रहना है। जैसे मान ले कोई पहले ऐसे ग्रुप डी में था। ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्लर्क बनना है। उसके बाद उसको इंस्पेक्टर लेवल पे जाना है। देन उसको एसडीएम बनना है। तो मतलब वैसे ये अचीवमेंट, मतलब लास्ट में वो एसडीएम पे जाना अपनी अचीवमेंट मानता है। वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो इसमें जैसे, ठीक है, कि इसमें ये कहते हैं कि ये लोग ना ना तो ऐसी नीड्स रखते हैं, अचीवमेंट्स को मानते हैं जो बहुत लो हो, जिनका प्रोफाइल बहुत ज्यादा लो हो। या ना ऐसी नीड्स को मानते हैं जिनका प्रोफाइल बहुत ज्यादा हाई हो, कि ऐसी चीज जो अचीव भी ना कर सके, मतलब ऐसी चीज जिनको ये पा भी ना सके। इस चीज के पीछे का लॉजिक ये है कि जो बहुत ज्यादा हाई होगा ना, हम जैसे मान लें कि हम खुद को जानते हुए भी ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोच लें, जैसे कि मान लें कि ऐसे कुछ भी कि आपको ऐसे पता है कि आप एवरेज दिन में 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर आप सोच लें कि मैं तो सिविल्स में टॉप करूंगा, ऐसे सिविल्स में टॉप करूंगा। पर जो आपका लेवल है उसके हिसाब से शायद वो मुश्किल हो सकती है, या जैसे मैं ऐसा कह दूं कि ऐसा करूंगी, तो हो सकता है वो मुश्किल हो। तो इसमें क्या होगा कि फिर मैं ना लक बेस्ड हो जाऊंगी। मैं ऐसे सोचूंगी कि मेरी किस्मत में होगा ना तो मुझे मिल जाएगा। ऐसे किस्मत वाला फैक्टर आ जाता है, क्योंकि वो मैं चीज अचीव नहीं कर सकती पर किस्मत पर छोड़ सकती हूँ। और जैसे मान लो 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 होगा, तो यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। यहाँ जब कोई कंपटीशन नहीं है तो कोई मजा नहीं आएगा, कोई अचीवमेंट फील नहीं होगी। तो ये दोनों ही सिचुएशन अवॉइड करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इन्हें ऐसे प्रॉपर चाहिए कि ऐसे कुछ चीज हो जिसके पीछे ये फाइट कर सकें, और वो फाइट वर्थ हो, कि वो उस चीज को एंड ऑफ द डे अचीव कर लेंगे। तो ये आपकी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी है, मतलब अचीवमेंट जो मोटिवेशन थ्योरी है आपकी, ये मैक्लेलैंड ने दी है। चलें इसके दो पार्ट और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अचीवमेंट के बाद इन्होंने दिया है एफिलिएशन, मतलब नीड फॉर एफिलिएशन। ये क्या है? एफिलिएशन का मतलब होता है एक टाइप की ऐसी आदत जिसमें आप ये सोचते हैं कि आप जहां हैं ना, जिस जगह भी हैं वहां से आप बिलोंग करते हैं। बिलोंग करते हैं का मतलब ये है कि आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए आपके आसपास के लोग इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं ना, तो वहां आप रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, आप उस जगह पे ऐसे कंफर्टेबल खुश रहना चाहते हैं। तो ये आपकी नीड फॉर एफिलिएशन होती है कि आप उस चीज से बिलोंग करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी नीड फॉर पावर। ये वो लोग होते हैं जो पावर के लिए मोटिवेटेड होते हैं। मतलब इन्हें जिंदगी में पावर से मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें की चीजों पर इनका कंट्रोल हो। मेनली यही चीज, कि ये चीजों को कंट्रोल कर सके। ये दो टाइप की पावर होती है वैसे। एक तो आपकी होती है पर्सनल, और एक होती है इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल पावर यानी कि आपके हाथ में पावर हो, आप किसी को कुछ काम कहें
तो वो काम हो जाए आपका। आपको वो वाली पावर चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं ना, वहां एक ऐसा स्टेटस चाहते हैं जहां आप डिसीजन ले सकें, मतलब चीजें आपके कहने पे चलें, वो सब चीजें। तो ये आपकी पावर है। तो ये आपकी मोटिवेशन होगी कि किसी को अचीवमेंट यानी कि स्टेटस वाइज चाहिए, किसी को जिंदगी में पावर चाहिए, किसी को एफिलिएशन यानी कि बिलोंगिंगनेस फील करनी है, उसे रिश्ते बनाने हैं, उसकी ये मोटिवेशन है जिससे वो काम कर रहा है। तो ये जो आपकी थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन है ना, ये मैक्लेलैंड ने प्रपोज की है, मतलब इसका आइडिया दिया है या इसको प्रपोज किया है। तो ये आपके मैक्लेलैंड है। मैस्लो का मैं बता चुकी हूँ, हर्जबर्ग का भी मैं बता चुकी हूँ। प्लीज आप इनके नाम याद रखिएगा, इनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन थ्योरीज को। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन। प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ट्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। कि जो आपकी ट्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसने दी है, या उसका आइडिया किसने दिया है, या किसने उसको फेमस किया है, तो वो कौन है आपके। जो ऑप्शंस हैं आपके वो हैं थॉर्नडाइक, किल्फर्ड, स्पीयरमैन, थर्स्टन। ठीक है। तो देखें सबसे पहले जो इसमें है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड है जो पता तो सबको है कि क्या चीज है, पर इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में इंटेलिजेंस क्या है। तो जैसे इंटेलिजेंस को ऐसे डिफाइन करने की कोशिश की गई और इसके रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आए। किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस है कि कोई इंसान अपना एकेडमिकली अच्छा है, एकेडमिक अचीवमेंट्स है उसकी, मतलब कि वो, आप जैसे स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप टॉप कर रहे हैं, तो ये सब चीजें। किसी ने ऐसे डिफाइन किया इंटेलिजेंस को। किसी ने कहा कि आप अपने इन्वायरमेंट यानी कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आप कितना अच्छे से ढल पा रहे हैं, मतलब आपका एडेप्टेशन कितना अच्छा है, तो भी आप इंटेलिजेंट हैं। उसके बाद आप सिचुएशंस को हैंडल कितना अच्छे से करते हैं, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी है, तो ये भी इंटेलिजेंस है। तो मतलब ऐसे करके ना आपके ना एक वाइड रेंज ऑफ डेफिनेशन आई कि इंटेलिजेंस क्या है। तो इसमें जो कॉमन आपका निकल के आएगा, ऐसे ऐसे लोग जो कि ऐसे, जिनका अडेप्टेशन अच्छा होगा, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी, जो एकेडमिकली अच्छे होंगे, तो ये जो लोगों की कैटेगरी होती है ना, ये इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बुद्धिमान, जिसे कह दिया जाए बुद्धिमान। या हम एंशियंट टाइम, मतलब हमारे एंशियंट टाइम की बात करें, मतलब इंडियन लॉजिक के हिसाब से, तो उसमें कहा जाता है कि वो आदमी जो डिसीजन मेकर हो, मतलब जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता जिसमें होगी ना, वो आदमी इंटेलिजेंट होगा, मतलब वो बुद्धिमान माना माना गया था। तो इसके रिगार्डिंग आपकी ऐसे बहुत सी थ्योरीज हैं। तो जो सबसे पहली थ्योरी आई आपकी, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है ट्राई डायमेंशन थ्योरी, मतलब 3 डायमेंशन हो जिसकी। ट्राई डायमेंशन से मतलब हो गया जो कि 3 डायमेंशन देगी, इंटेलिजेंस को ऐसे डिवाइड कर देगी कि सिर्फ एक चीज का होना इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलकर इंटेलिजेंस बनाएंगी। तो जो इसमें जो फर्स्ट है ना आपकी, वो है सिंगल फैक्टर थ्योरी। मतलब जो ये कहेंगे कि इंटेलिजेंस एक ही है, एक ही हिस्सा है इंटेलिजेंस का, मतलब जिनका मानना है कि इंटेलिजेंस का एक ही फैक्टर है, एक ही कारण है। तो ये लोग ऐसे कहते हैं कि जो आदमी इंटेलिजेंट है ना, मतलब बुद्धिमान है, वो सभी चीजों में बुद्धिमान है। सभी चीजों में बुद्धिमान से मतलब है कि अगर ये आदमी मैथ में अच्छा है ना, ये साइंस में भी अच्छा है, ये म्यूजिक में भी अच्छा है, ये डांस में भी अच्छा है, कि ये सभी चीजों में अच्छा होगा। कि कोई बुद्धिमान है तो वो, मतलब ऐसे कहते हैं ना, परफेक्ट है, सर्वगुण संपन्न वाला सीन, कि वो ऐसा ऐसा है। पर हमें भी पता है कि ये चीज नहीं होती है। हो सकता है कोई मैथ्स में अच्छा हो तो साइंस में नहीं होगा, हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा हो तो डांस में नहीं होगा। तो ये आपकी सिंगल फैक्टर थ्योरी है। वैसे ये रिजेक्ट हो चुकी है, मतलब ये तो हम लोग भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होता है। सेकंड आती है आपकी 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें आपको इंटेलिजेंस के 2 पार्ट माने गए। तो ये आपकी चार्ल्स पियरमैन ने दी। इसमें इन्होंने ना जी और एस फैक्टर लिया, जी और एस फैक्टर।
जी जो है आपका वो जर्नल इंटेलिजेंस है, और एस जो है आपका वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। मतलब जर्नल इंटेलिजेंस इन्होंने कहा हर एक आदमी में होगा, ये हर एक आदमी में होगा, और ये कुछ काम को करने के लिए ऐसे बेसिक होता है ना जो आपका, कि इतना तो भाई चाहिए हमें किसी काम को करने के लिए भी, आपका दिमाग इतना तो काम करना ही चाहिए, तो ये जर्नल फैक्टर होता है आपका। स्पेसिफिक फैक्टर इन्होंने कहा कि ये सब लोगों में अलग अलग होता है। मतलब मान ले कि किसी में मैथ्स के लिए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगा, हो सकता है किसी में इंग्लिश का हो सकता है किसी में म्यूजिक का हो, तो वो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है। तो इन्होंने दिए हैं दो फैक्टर्स, मतलब जो कि जर्नल प्लस स्पेसिफिक मिलकर आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे कि आप कितने बुद्धिमान हैं किसी चीज के रिगार्डिंग। तो थर्ड आ जाते हैं, ये हो गया आपकी टू फैक्टर थ्योरी। फिर वैसे ही आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी आ जाती है। मल्टी फैक्टर थ्योरी में आ जाती है आपकी थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक का कंसेप्ट आ जाता है। ये आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मतलब जो कहेंगे कि इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजों पे मिलके डिपेंड करेगी। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ट्राई डायमेंशन, मतलब ऐसी थ्योरी जिसकी तीन डायमेंशंस हो, वो किसने दी है? तो जो आपकी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी है ना इंटेलिजेंस की, ट्राई डायमेंशनल, ट्राई का मतलब तीन होता है, डायमेंशन यानी कि उसके अलग अलग भाग हैं, थ्योरी, ये आपकी गेल्फर्ड ने दी है। इसमें ये क्या कहते हैं कि इनका ना एक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का मॉडल है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट से मतलब है कि जो आपका पूरा इंटेलेक्ट यानी कि जो आपकी बुद्धि है वो कई, या जो आपकी इंटेलिजेंस है वो ना ऐसे एक स्ट्रक्चर है उसका, ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल फैक्टर है, वो ऐसे कई चीजों से मिलके बना हुआ है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो फिर इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है ना, इनकी डेफिनेशन यही है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, मतलब जो बुद्धिमत्ता है, वो इंटरसेक्शन है, मतलब कई चीजों से मिलके बनी हुई है या कई चीजों के बीच में लाई करती है। वो आपकी 5 कग्निटिव ऑपरेशन, 5 कग्निटिव ऑपरेशन आपके, 4 कंटेंट एरिया, या 6 प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये 3 चीजें हैं आपकी डायमेंशंस में, कग्निटिव, कंटेंट या प्रोडक्ट, कि इन सब चीजों से मिलके ना इंटेलिजेंस की अलग अलग डायमेंशंस निकल के आती हैं। तो जो टोटल फैक्टर आपके पास निकल के आएंगे ना, तो वो इस हिसाब से आपके हो जाएंगे। मतलब आपके टोटल फैक्टर यहाँ पे 150 दिए हैं इन्होंने, कि 150 आपके टोटल फैक्टर्स होते हैं। कि वो सब क्या होगा कि कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा। तो फिर ये उस बात पे डिपेंड करता है कि कौन किस फील्ड में अच्छा है। तो सॉरी, ये आपका 5 कंटेंट एरियाज हैं, तो ये आपके टोटल मिलके 150 फैक्टर्स हो जाते हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो कंटेंट प्रोडक्ट है इनसे क्या मतलब है। देखें, कंटेंट, पहला है कि आपका कंटेंट एरिया। कंटेंट से इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जैसे अलग अलग लोग होंगे ना, वो अलग अलग चीजों पे अटेंशन देंगे, मतलब डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट अटेंशन टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को अटेंशन देते हैं, और वो उसी हिसाब से सोचते हैं। जो उनके सामने ऐसे कई प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है ना, उसके हिसाब से वो उनकी अटेंशन का लेवल भी डिफरेंट होगा कि कौन किस चीज को ज्यादा अटेंशन दे रहा है। उनके सोचने का तरीका भी अलग होगा, या वो कैसे उस चीज को देख रहे हैं वो भी अलग होगा। तो इसमें आपको क्या आगे क्या डिफाइन किया गया कि जैसे मान ले आप कुछ विजुअल देख रहे हैं, आपके जो कंटेंट एरियाज हैं वो ये हैं 5, कि आप कुछ विजुअल यानी कि आपने कुछ देखा है। सेकेंड है आपने कुछ सुना है, मतलब ऑडिटरी, कि आप कुछ सुन रहे हैं। या सिंबॉलिक, सॉरी, कोई चीज सिंबल है किसी का। या ऐसे ही आपके चौथा और पांचवा फैक्टर है सिमेंटिक और बिहेवियरल, कि आपने किसी को कुछ बिहेवियर करते हुए देखा है। तो मतलब आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं, मतलब इसको कितना आप विजुअल पार्ट को ज्यादा अटेंशन देते हैं, या आप सुनी हुई चीजों को ज्यादा अटेंशन दे पाते हैं, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा सोच पाते हैं। तो ये वेरी करेगा कि वो क्या चीज है।
सेकंड आ जाता है आपका, जैसे मान लिया आपने कोई ये देख लिया कि इंफॉर्मेशन देख ली या जो भी है, तो फिर उसके बाद आप इस चीज को ऑपरेट भी करेंगे। अब ऑपरेट करना या प्रोसेस करना, मतलब जो भी आपने देखा है उसे आप ऑपरेट करेंगे, कि आपका जो दिमाग होगा वो इस इंफॉर्मेशन के साथ, सॉरी इससे पहले ना हम आपका प्रोडक्ट डायमेंशन देख लेते हैं। ये थर्ड लास्ट डायमेंशन आ जाएगा आपका कॉग्निशन का। जैसे मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो इसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्ट डायमेंशन। फर्स्ट आ गया हमारा कंटेंट डायमेंशन, 3 डायमेंशन देखने हैं ना हमने। पहला कंटेंट डायमेंशन आ गया, दूसरा आ गया आपका प्रोडक्ट डायमेंशन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है ना, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिलेट करते हैं, मतलब हम उस इंफॉर्मेशन से क्या मतलब निकाल रहे हैं, कि हम उसे फर्स्ट जैसे मान लें कि यूनिट्स में डिवाइड करके देख रहे हैं, यानी कि हम उसको ऐसे एक एक चीज को अलग देख रहे हैं कि ये चीज ये है, ये बात ये है, ये बात ये है। सेकंड, कि हम उसे क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे मान लें कि हम ऐसे कर लें कि ये पूरा सेक्शन एक बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सेक्शन एक आइडिया को या क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड, हम उसके बीच की क्या रिलेशन बना पा रहे हैं, रिलेशंस कैसे हैं हमारे। चौथा, किस सिस्टम में वो चीज है। पांचवा, हम उस चीज को ट्रांसफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं, एक चीज से हम उसे दूसरी में कैसे बदल पा रहे हैं। छठा, इम्प्लीकेशंस, हम उस बात से क्या समझ रहे हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट डायमेंशन है, कि हम उस चीज को कैसे, प्रोडक्ट यानी कि उस चीज से हम कैसे समझ पा रहे हैं चीजों को, मतलब किस काइंड की इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, कि हम उनको ऐसे सिंगल हैंडेडली ले रहे हैं, हम उनको ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करके क्लासीफाई कर रहे हैं, या हम उनमें रिलेशंस बना रहे हैं या कोई सिस्टम बना रहे हैं, कैसा डायमेंशंस कर रहे हैं। अब मान लें कि यहाँ तक आपका दिमाग ना इसे पूरा समझ जाता है, कि आपने कुछ देख लिया है, यहाँ पे आपने कुछ देख लिया है, सुन लिया है या कुछ भी, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, चाहे वो आपके किसी भी सेंसरी ऑर्गन से आई हो, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब आपने उसके बारे में ऐसे आइडिया ले लिया है कि वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका दिमाग ऐसे एक्टिव हो गया है। तो इसके बाद जैसे आपने ये सारी चीज ले ली ना, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बस हम ये सोचते हैं कि उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन का, उसे ऑपरेट कैसे करें, उसका ऑपरेशन या उसका उसका प्रोसेस क्या चाहते हैं हम उस चीज से, मतलब हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगा। तो ये आपका ऑपरेशन होता है, कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है, अब आपका दिमाग उस चीज के साथ क्या ऑपरेशन करना चाहता है। तो इसके भी फर्दर होता है आपका कॉग्निशन, मेमोरी आपकी, अब या आपकी डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, यानी कि जो आपने चीजें देखी है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें या कोई चीज देखी है तो उसको आप ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव सोच पा रहे हैं उस चीज का। चौथा हो गया आपका कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, कि आपको बहुत सारे आइडियाज तो बाहर से मिले, पर आपने उसे एक चीज में ऐसे इकट्ठा कर दिया, एक डायमेंशन में ले गए आप उसको। पांचवा आपका एवोल्यूशन, कि आपने उस चीज के बारे में एवोल्यूट कर लिया, मतलब उस चीज के बारे में आइडिया लगा लिया, या आपने उस चीज की एनालिसिस कर ली कि वो चीज क्या है। तो ये आपके फर्दर इस चीज के पार्ट्स हैं। तो जो आपकी 3 डायमेंशन है ना, वो है आपकी कंटेंट, प्रोडक्ट डायमेंशन और ऑपरेशन, या जो कोग्निशन डायमेंशन है आपकी, कि आप किसी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन आप तक आई है, आपने उसे कैसे क्लासिफाई किया, या कैसे उसे समझने की कोशिश की, या फिर आपके दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन का क्या किया। ये तीनों डायमेंशंस आपकी। और ये जैसे इनके जो टोटल फैक्टर है ना, 5 × 5 × 6 मिलके 150 फैक्टर हैं, जो आपके इंटेलिजेंस को कंट्रीब्यूट, या जो आपकी इंटेलिजेंस एनालिसिस में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो ये बताएंगे कि हो सकता है कि कोई आदमी किसी एक चीज में इंटेलिजेंट है, वो दूसरी में ना हो। तो ये सब मिलके उस चीज को एनालाइज करते हैं। तो यही आपकी गिलफर्ड की ट्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। थॉर्नडाइक भी देख लिया हमने, स्पीयरमैन भी देख ले, तो प्लीज आप बता दीजिएगा इनकी कौन सी थ्योरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय whom। ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, कि इनसाइट थ्योरी आपकी किसने दी है। ऑप्शंस हैं आपके बिहेवियरिस्ट, जेस्टालिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट या फंक्शनलिस्ट। और इन शॉर्ट बता देते हैं आपको, आपकी जो इनसाइट थ्योरी है ये आपकी जेस्टालिस्ट ने दी है,
इस बात से मतलब है कि ये वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन को ऐसे पूरा एक साथ देखकर उसका कुछ निचोड़ निकालते हैं। मतलब जो ऐसे कहते हैं कि किसी चीज को समझने के लिए उस बात के सारे पहलू का पता होना चाहिए। हम ऐसे टुकड़ों में चीजें नहीं समझ सकते हैं। तो ये आपके जेस्टालिस्ट होते हैं। इनसाइट थ्योरी से इनका मतलब होता है कि जैसे कुछ एक थ्योरीज ने ये कहा ना कि आपकी जो नॉलेज है या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं वो ट्रायल एंड एरर है, कि आपने कुछ ट्राई किया, चीज सॉल्व होगी तो आपकी बस ऐसे एक ऐसे साइमल्टेनियस प्रोसेस है, या मान लें कि आपका रैंडम प्रोसेस है उस चीज का। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज या जो हमारी लर्निंग होती है ना, इनसाइट लर्निंग जो होती है, ये हम हमारी कॉन्शियस होती है, कॉन्शियसली करते हैं हम उस चीज को। और ये उस चीज पर डिपेंड करती है कि हमें किस चीज की जरूरत है, तो उस बेसिस पे होती है। और ये आपकी जो इंसाइटफुल लर्निंग का कंसेप्ट है ना, ये आपका वोल्फगैंग कोलर ने दिया है। ये भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस के लिए पिछली वीडियो को रेफर करें। तो ये आपकी जिस्टालिस्ट है। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने इनके दो थिंकर्स और भी पढ़े हैं, तीन थिंकर किए थे हमने लास्ट थ्योरी में इसके। तो एक तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि वोल्फगैंग कोलर है। सेकेंड और थर्ड आप कमेंट करके बता दीजिएगा। पिछली वीडियोस के भी आपके कमेंट नहीं आए हैं, तो ऐसे कैसे पता लगेगा कि आप सीरियसली इन वीडियोस को देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करें और बता दें आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट, इनमें से जो आपका फियर यानी कि आप किसी चीज से डर जाते हैं, उसका इमोशन आपका इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, आपकी किस बेसिक इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब आप किसी चीज से डर रहे हैं तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में, या आपका जो फर्स्ट आपके दिल में जो फीलिंग आएगी वो क्या आएगी, या कैसा बिहेव करेंगे आप। पहली चीज ये है कि एस्केप यानी कि भाग जाना उस जगह से या उस सिचुएशन से जिसे आप फियर करते हैं। रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब होता है उस चीज को अवॉइड करना या उसे रिपेल करना, इसे दूर भगाने की कोशिश करना। एस्केप करना यानी कि इसका माइनर डिफरेंस है, एस्केप करना यानी कि आप अवॉइड करते हैं उस चीज को जिस चीज से आप डर रहे हैं। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आपकी ऐसी कोई चीज जो आपको हेल्प कर रही है, आप क्यूरियस हैं, आप किसी चीज को लेकर डर रहे हैं पर आपको उसको जानना है। तो ऐसा नहीं होता है, आप क्यूरियस नहीं होते हैं किसी चीज के बारे में। कम्बैट मतलब आप उस चीज से लड़ाई करते हैं, कि आप लड़ाई कर रहे हैं अपने डर से। तो जो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब जो आपका सबसे पहला या जो आपका जो आपका एक इंस्टिंक्ट जुड़ा होता है जिस चीज से आपका डर होता है, तो आप उस सिचुएशन को ना एस्केप करते हैं, मतलब उस सिचुएशन से भाग जाने का सोचते हैं, फाइट नहीं करते हैं। फाइट करने के लिए मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए कि हाँ मैं उस चीज से हैंडल कर लूंगा। क्यूरियोसिटी के लिए भी आपका ऐसा होना चाहिए कि आप इन सब चीजों पे क्वेश्चंस पे सोचें कि भाई मैं इतना क्यों डरता हूँ, क्यूरियस हूँ उस चीज को लेकर। तो जो आपका जो फर्स्ट चीज आती है ना जिस चीज से आप डरते हैं, तो वो आपके मन में आता है कि मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू। आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपका करेक्ट फॉर्मूला क्या है। आईक्यू, आईक्यू होता है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हमने देखा है कि मतलब इंटेलिजेंस का मतलब पिछली वीडियो में देखा है कि क्या होता है इंटेलिजेंस हो, किसी आदमी का इंटेलिजेंट होना यानी कि उसका बुद्धिमान होना। तो उस बात से आप क्या समझते हैं या आप उस चीज को मेजर कैसे करते हैं। तो देखें, इसका फॉर्मूला होता है आपका सिंपल, और यहाँ पे MA है आपका मेंटल एज, CA है आपका क्रॉनिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है ना आपकी, जो एक्चुअल एज होती है, बायोलॉजिकल जो एज होती है वो। तो आपका IQ कैसे मेजर होगा। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके टेस्ट डिजाइन किए हैं। और आपका ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन मेजर क्यों करा जाता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखने के लिए। मतलब सबसे पहले ये इसीलिए डिजाइन किए गए कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इंडिविजुअली जो उनका डिफरेंस है वो इनके IQ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। तो मेंटल एज की आप इसका फॉर्मूला होता है आपका MA/CA × 100।
मेंटल एज से मतलब ये होता है कि जैसे मान लें कि एक टेस्ट है जिसके लेवल्स हैं, तो जैसे मान लें कि ये ऐसे 5 साल के बच्चे के लिए था, ये 6 साल के बच्चे के लिए था, सॉरी ये 4 के लिए, 3 के लिए, ये 7 के लिए, 8 के लिए। तो आप ये किस लेवल तक के टेस्ट आप सोल्व कर पा रहे हैं, तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी है, या आपकी मेंटल एज है। मान लें कि आप 4 साल के हैं, पर आप मेंटल एज में पहुंच गए यहाँ पे 7 साल के क्वेश्चन तक, तो आपकी मेंटल एज 7 हो जाएगी, क्रॉनिकल एज 4 है, मल्टीप्लाई 100 करके आप उस इंसान का या उस बच्चे का आईक्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। और ये आपका, ये तो बहुत आसान है। प्लीज आप ये मुझे बताइएगा कि ये आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, ये भी आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इसकी थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉनफेन-ब्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल ऑफ, कि जो आपके रूल्स और लॉज हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर का बायो इकोलॉजिकल मॉडल क्या है। ये आपके 5 सर्कल्स बनाए गए हैं लास्ट वीडियो में, 3, 4 और 5। फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल और फिफ्थ सर्कल। इसमें से रूल्स और लॉ किस चीज का एग्जाम्पल है, तो जो रूल और लॉ है ना वो आपकी चौथी स्टेज का एग्जाम्पल है, जो है आपकी मैक्रो सिस्टम। ये आपका मैक्रो सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आप ही के लिए पेंडिंग है कि आप इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ स्टेज को बताएं कौन सी है। और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये फुली एक्सप्लेन्ड है आपकी, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास में, तो प्लीज आप उस वीडियो को रेफर कर लें इस क्वेश्चन के लिए। ब्रॉनफेन-बर्नर बायोइकोलॉजिकल मॉडल रूल्स और लॉज का कौन से सिस्टम में लाई करता है, वो है आपका मैक्रो सिस्टम। ये पीडीएफ आपका कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए हैं वो मैं आपकी पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुकी हूँ। पूरी पूरी थ्योरीज एक्सप्लेन की गई है। अगर हम हर क्लास में हर चीज डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो प्लीज आप जो ये सीरीज है ना, इसे जैसे स्टार्टिंग से देख लें एक बारी, ताकि आपको पहले पता हो कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो डिस्कस किया हुआ है ना वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे। होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कुछ भी इशू हो, ताकि हम लोग उस चीज को डील कर सकें। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा है तो प्लीज, और प्लीज पिछली वीडियोस देख लीजिएगा एक बारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।